2021 किस तरह से रह सकती है साल 2021 में मार्केट्स की चाल? 2020 में कोरोना काल के बाद रिकॉर्ड मंदी और उसके बाद रिकॉर्ड तेजी तो हमने देख ली है। क्या 2021 में भी ऐसा मोमेंटम बरकरार रहेगा? कहां बनेंगे निवेश के मौके और आपको ध्यान में क्या रखना है, ये बताने के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मेरे साथ हैं अनिल सिंघवी सर और चर्चा हम करने वाले हैं सर आउटलुक 2021। बिल्कुल, किस तरह का रहेगा नया साल? और दीप जो आपके साथ शो किया 2020 के लेसन, जी सर, वो बड़ा लोगों को पसंद आया और आपका सजेशन था कि क्यों ना 2021 का आउटलुक भी किया जाए। तो चलिए, बिल्कुल आपके सजेशन के मुताबिक तैयार है। तो पहला सवाल तो यही है सर, इतना ही इवेंटफुल रहेगा जितना 2020 रहेगा? हालांकि जो कुछ 2020 में हुआ वो तो हर साल होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, चाहते भी नहीं है। ये कोई कोरोना जैसी पैंडेमिक आए वो तो खैर चलिए बाजार के बाहर की बात है, लेकिन बाजार के लिए भी इतना शार्प फॉल, इतनी शार्प प्राइस, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं होता है। धीमे धीमे बाजार बढ़े, धीमे धीमे घटे, वहां पर सबको मौका मिलता है और भरोसा इक्विटी पर ज्यादा बनता है। इस तरह के तेज फॉल में भी लोगों को लगता है नहीं ये तो बेकार मार्केट है, और जो तेज उछाल आती है तो लोगों को बिलीफ ही नहीं होता कि यार ये तो चल रहा है, वो ठीक तो है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टिसिपेशन नहीं आता। तो मैं तो चाहता हूं कि 2021 2020 जितना चुस्त दुरुस्त न रहे, थोड़ा सुस्त भी रहेगा तो चलेगा, और वैसा रहे आराम से सबको खरीदने का भी मौका मिले, सबको बेचने का भी मौका मिले। चलिए, तो दोनों तरफ के मौके मिलने चाहिए और मजा आना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। तो सर सवाल बड़ा यही बनता है, रिकॉर्ड हमने इनफ्लोज देखे हैं एफआईज की तरफ से, बैक टू बैक 2 साल ऐसे हुए 1 लाख करोड़ से ज्यादा एफआईज ने इंडियन मार्केट्स में डाला। तो ये जो डॉलर सुनामी है, इसकी हैट्रिक दिखेगी 2021 में? अब तक इतिहास में हैट्रिक लग चुकी है, लेकिन 2 साल बैक टू बैक भी पहली बार हुए कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए आ रहे हैं। तो उस फॉर्मूला से जाएं तब तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, लेकिन इस मुश्किल काम में ऐसा नहीं कि अगले साल आपको फिगर नेगेटिव दिखेगा 2021 में कि एफआईज बेचकर निकल जाएंगे या आपको नेट सेल फिगर दिखेगा। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि 2020 में आपको फर्स्ट हाफ में देखें तो नेगेटिव फिगर था जी, सेकंड हाफ में जो बड़ा पैसा आया बिल्कुल सर, वो आपको नेट पिक्चर अलग दिखा रहा है। मेरा ये समझना है ये सिर्फ और सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है कि पैसे आएंगे या नहीं। ओके, पहली चीज, अमेरिका में ब्याज दरें नीचे रहनी चाहिए जी। उसका संकेत फेड दे चुका है कि 2023 तक नहीं ब्याज दरें बढ़ेगी। अपने चलिए 1 साल का डिस्काउंट कर लें, 2022 तक नहीं बढ़ेगी। अगर 2022 तक ब्याज दरें नहीं बढ़नी है तो इसका मतलब क्लियर कट के पैसा इक्विटी में ही बनेगा। समझ गया सर। इक्विटी में पैसा बनेगा तो इक्विटी का पैसा अमेरिका में ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं, इमर्जिंग मार्केट्स में भी आएगा, और वहां आएगा तो हमें भी मिलेगा। तो पहली कंडीशन पूरी होती है। दूसरी कंडीशन जो है वो ये कि आएगा कैसे, है क्या पैसा किसके पास वो कंडीशन फेड पूरी करेगा। अगर फेड ने अपनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी रखी है, लिक्विडिटी रखी है, स्टिमुलस पैकेज बरकरार रखा है, जिसको जितना पैसा चाहिए, कोई पैसे के लिए ना रोए, सही बात है, बराबर है, जिसको कॉर्पोरेट्स को, इन्वेस्टर्स को जिस तरह से लिक्विडिटी की जरूरत है वो अगर वो फेड देता रहेगा और बाकी दुनिया भर के सेंट्रल बैंक देते रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि पैसा ना आए। तो अभी तक तो ये दोनों कंडीशन पूरी होती दिख रही है। इन दोनों कंडीशन के चलते हम ये कह सकते हैं दीप कि पैसा तो अगले साल भी आएगा। ओके, और अगले साल क्यों आएगा, उसकी तीसरी एक वजह और कि कंपनियों की कमाई थोड़ी बेहतर होती दिख रही है। तो इसलिए हमारे लिए केस बनता है कि आप आके इंडिया में पैसा डालें। तो मैं ये तो नहीं कहता कि 1 लाख करोड़ ही आएगा, शायद उतना ना मिले, लेकिन मिलेगा जरूर और रहेगा जरूर। नेट हम पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है, फेड का भी सहारा है और फंड्स का भी पैसा। और वैसे भी देखिए मार्केट तो ऐसा ही है ना कि वो डॉलर की सुनामी इस तरह से, मुझे शोले का डायलॉग याद आता है, मैंने तो कई बार देखी है। तो वो गब्बर कहता है ना कि बसंती जब तक तुम्हारे पेड़ चलेंगे तब तक तुम्हारे यार की सांस चलेगी। वैसे ही हाल हमारे डॉलर्स का है, जब तक डॉलर आते रहेंगे तब तक तेजी होती रहेगी। तो चलिए, इस तेजी का मजा 2021 में भी उठाएंगे सर। तो फिर जो हमारे डोमेस्टिक फंड्स हैं, क्या ये भी अभी पार्टिसिपेट करेंगे, ये अपनी मुनाफा वसूली करते रहेंगे? ये तो आप पे, हम पे और हमारे सारे इन्वेस्टर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है कि जो नेट कुछ रिडम्पशंस हुए हैं वो रिडम्पशंस बंद हो। ओके, और रिडम्पशन देखिए अल्टीमेटली कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं चाहता कि वो कैश में रहे जी, और कैश में रहना सबसे ज्यादा रिस्की है जी। इन्वेस्टेड होकर आप रिटर्न खराब दें तो शायद इन्वेस्टर आपको माफ कर दे जी, कि आपने गलत स्टॉक पे दाव लगाया, आपने तो पीएसयू बैंक लेके रखे थे, चले प्राइवेट बैंक जी, तो आपको सवाल पूछेगा आपने ये क्या सोच के लिया, आप शायद जस्टिफाई भी कर देंगे मैंने ये सोचा था। लेकिन आप ये बोलो कि मैं तो कैश लेके बैठा था जी, मैंने तो सोचा था करेक्शन आएगा तो लगूंगा, तो इन्वेस्टर सवाल पूछेगा, इसका मतलब आपको बाजार समझ में नहीं आता।
सही बात। आपको मैंडेट इस बात का दिया हुआ है कि आपको पैसा लगाना है। पैसा कब लगाएंगे? जब आप पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। अगर हमारे लोकल इन्वेस्टर्स जो है वो रिडीम करते चलेंगे तो फिर ये कैसे पैसा लगाएंगे? तो कुछ तो रिडम्पशन, कुछ मार्केट व्यू। मार्केट व्यू मैं समझता हूं कि बदल जाएगा, और बदल रहा है लोकल फंड्स का। लेकिन रिडम्पशन में अगर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि नहीं बहुत हो गया, तो मैं इसमें एक सलाह देना चाहता हूं 2021 के लिए। ऐसे आप मत सोचिए कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम कर दूं। फंड मैनेजर है ना, वो कर लेगा ना, ये उसका काम है। तो बेहतर है उन्हें टाइम करने दे कि अगर उन्हें लगता है मार्केट बहुत बढ़ गया और उन्हें कैश में आना है तो वो करें। तो घरेलू फंड बेचते रहेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिडम्पशन होता रहेगा क्या। लेकिन मुझे लगता है कि एक लिमिट के बाद जो लोग निकल कर जाना चाहते हैं वो भी थक जाएंगे। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि अरे बहुत बेच दिया, फायदा नहीं, बेचे जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, वो लोकल इन्वेस्टर्स में भी आने वाला है। तो इसलिए मेरे ख्याल से, लेकिन 2020 में जो कुछ इन्होंने बेचा उसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। जब भी गिरेगा तो लोकल इन्वेस्टर्स भी आएंगे और जो इनके पास कैश लेवल्स हैं वो भी पैसा मार्केट में आएगा। तो कम से कम सबसे बड़ा हमारे लिए कंफर्ट तो है, भगवान न करे अगले साल एफआईज का मूड बने कि नहीं हम तो प्रॉफिट बुक करेंगे भाई, हम तो बेचेंगे। तो लेने वाला कौन है? सही बात है। तो लेने के लिए हम तैयार हैं, खड़े हैं। जिन लोगों ने कैश इस वक्त बनाया है अपने पोर्टफोलियो में या फंड्स ने बनाया तो वो काम आता रहेगा। तो ये कुशन का काम करेगा। मार्केट में तेजी तो नहीं ला सकता, मार्केट की तेजी को भी नहीं रोक सकता, लेकिन मार्केट को गिरने से रोकने का काम घरेलू फंड कर देंगे। तो सपोर्ट का रोल प्ले, सपोर्ट का काम करेंगे। ये मेन लीड में नहीं है, ये सपोर्ट एक्टर है। चलिए, पर फंड्स का सहारा बना रहेगा, ये बात चाहिए। चलिए सर, तो अगर ये दोनों सहारे बन गए तो फिर फोकस तो बजट पर ही आएगा सर। किस तरह का रह सकता है? एफएम ने कहा है कि गेम चेंजर होगा, लाइक नेवर बिफोर। लाइक नेवर बिफोर सर, गेम चेंजर होगा। एफएम को माने तो जरूर होगा लेकिन ये बजट देखने के बाद पता चलेगा गेम चेंजर कैसा होता है, किस तरह से और किस तरफ गेम चेंजर होता है। मैं दीप एक ही चीज कहूंगा, 2020 में अगर सबको लगता है कि सबसे ज्यादा किसी ने पैसा बनाया है तो इक्विटी मार्केट वालों ने बनाया। सही बात है सर, और ये उन सबकी गलतफहमी है। अच्छा, गलत है। हाँ, क्योंकि अगर आप 23 मार्च के 7,500 के लो से गिनेंगे तो आपको लगेगा बहुत पैसा बनाया, लेकिन 7,500 पे 23 मार्च को कितने लोगों ने लगा लिया? ये बात सही, करेक्ट। और अगर आप 23 मार्च की जगह 1 जनवरी 2020 को इन्वेस्टेड फिर आज हैं तो कौन सा लंबा चौड़ा बन गया? तब थोड़ी आपके कोई 70-80% 60% रिटर्न आ गए, तब तो हार्डली रिटर्न है। करेक्ट, लाइफ टाइम हाई पर अब जाकर वापस आए। सो मेरा ये समझना है कि पहली चीज कि वित्त मंत्री कुछ खराब ना करें इक्विटी मार्केट के लिए। ये ना सोचे कि भाई यही शहद है, इन्हीं के छत्ते में से निकालना है। तो कहीं मूड ये बन गया कि टैक्स बढ़ा दिया जाए मार्केट वालों के लिए, क्योंकि मार्केट पे नजर हमेशा सबकी रहती है और पैसा तो चाहिए सरकार को। तो पहली चीज तो एक, मुझे कोई शौक नहीं चाहिए। अगर वो नहीं आया तब भी मैं कहूंगा कि बजट ठीक है। अच्छा दूसरी चीज जो है दीप, वो कि गेम चेंजर के लिहाज से ऐसा क्या वित्त मंत्री कर सकती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच ही कहा होगा और ये पक्का गेम चेंजर होगा। दो चीजें आपके पास, एक बजट के पहले एक्सपेक्टेशन बिल्कुल कम रखें, उम्मीदें कम रखें, और उसके बाद कुछ ऐसा कर दें लोग बोले अरे वाह ये क्या हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था जी, आउट ऑफ सिलेबस, बहुत अच्छा। दूसरा, आप पहले उम्मीदें बनाएं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और उसके बाद आप क्या देते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। तो मैं तो ये चाहता था कि कम उम्मीदों के साथ बजट में जाएं और उसके बाद जो कुछ मिले उसे दोनों हाथों से स्वीकार करें, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब जब वित्त मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि गेम चेंजर बजट होगा, लाइक नेवर बिफोर होगा, तो उम्मीद यही कर सकते, फिर हम कौन है उस पर क्वेश्चन करने वाले। होना भी चाहिए, जरूरत भी है, तो बजट गेम चेंजर तो होगा जिस भी तरफ हो मार्केट के लिए होना पक्का है। चलिए सर, तो उसके लिए भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, देखते हैं किस तरह का बजट आता है, गेम चेंजर होता है कि नहीं। आरबीआई क्या करेगा सर, दरें बढ़ाएगा या घटाएगा? आरबीआई कुछ ना करे तो बेहतर है जैसे है वैसे ही रहे। थोड़े वक्त ऐसे ही रहने दो भाई। इसका रीजन ये है दीप कि घटने का स्कोप लगभग खत्म है जी, लगभग खत्म है। आप लाइफ टाइम लो पर चल रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स में, और चूंकि इन्फ्लेशन हाई है जी, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि सर्दियों के बाद थोड़ा इन्फ्लेशन काबू में आता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन हाई है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है ना। हमारे यहाँ खाने पीने की चीजें, आपकी एमएसपी बढ़ती रहेगी तो फिर कहां से खाने पीने की चीजों के दाम कम होंगे। दूसरा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है जिसपे आरबीआई का कोई कंट्रोल ही नहीं है, मेटल्स, क्रूड, सबके दाम बढ़ रहे हैं, ग्लोबली इन्फ्लेशन है, तो आपको उसका हिस्सा बनना ही बनना है। अच्छा, दूसरे देश ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ाने में लगे, अमेरिका वगैरह, सही बात है सर, तो आप कब तक बचे रहोगे? सही बात है, करेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो
ब्याज दरों में मुझे लगता है अब और कटौती नहीं होगी। ओके। ये मेरा बोल्ड स्ट्रॉन्ग कॉल है कि ऑलमोस्ट आप लोएस्ट लेवल पर, बॉटम पर है। कोई गलती से एक आध कट आ जाए तो आ जाए। मैं ये सोचता हूं कि मेरे हिसाब से अब जगह नहीं है। अच्छा। मेरे हिसाब से और अपसाइड में अब अगर ये मेंटेन रह जाए तो बहुत बढ़िया। अपसाइड में एक ही चीज है दीप, अगर मार्च अप्रैल तक हमने ये 8% का इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं किया जी, तो मामला मुश्किल हो, तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आप ब्याज दरें कभी भी, अच्छा ब्याज दरें बढ़े ना बढ़े, सिस्टम में बढ़ जाएंगी। हाँ, गवर्नर साहब बाद में भी बढ़ाएं जी, तो सिस्टम में बढ़ने का डर है। यही बात है। और बाकी सारे देश चाहते हैं ब्याज दरें बढ़ाना जी। अमेरिका चाहता है, अमेरिकन चाहते हैं, दुनिया भर में सब लोग, काफी देश ऐसे जो 0% और नेगेटिव ब्याज दरों पे चल रहे हैं, तो सब चाहते हैं ब्याज दरें बढ़े। इसलिए हम चाहें कि ना बढ़े, हम दुनिया से अलग सोच रहे हैं और हमारे यहाँ भी लोएस्ट लेवल पर है। तो मेरा ये समझना है, मेरा बोल्ड कॉल ये होगा 2021 में ब्याज दरें घटेंगी नहीं, बढ़ने की चांसेस हैं, बढ़ सकती है। अब ये अलग बात है कि शुरू के 3-4-6 महीने ना बढ़े, उसके बाद सेकंड हाफ में 0.5%, 1/4% के आसपास है, लेकिन बढ़ने का सिलसिला शायद 2021 में कहीं न कहीं शुरू हो सकता है। चलिए ठीक है, तो नजर रहेगी वहां पर। शायद फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकंड हाफ में आप एक्शन देखें। नतीजों का क्या सर, जो ये दमदार नतीजे आए हैं पिछले 2 तिमाही से, क्या ये मोमेंटम और बढ़ेगा? ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम यही अंदाजा लगाना है कि क्या वाकई में 2021 में कमाइयां इतनी मजबूत होगी। उसका रीजन दीप ये है कि पहली चीज, अभी भी इस बात को लेकर 100% क्लैरिटी नहीं है कि कोरोना कब जाएगा। हाँ। और वैक्सीन कब लगेगी। सही बात है। ठीक है, तो अब जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक तो लाइफ बैक टू नॉर्मल नहीं होगी जी, ठीक ना, तब तक तो आप स्ट्रगल करेंगे, पहली चीज। दूसरा मेरे लिए मुश्किल काम ये है कि जो अभी तक कंपनी के रिजल्ट्स मजबूत आ रहे हैं, ये इस वजह से आ रहे हैं कि लोग 7-8-9 महीने कुछ न कर पाए, इसलिए खरीदना है, इसलिए एकदम से टूट पड़े हैं, कंजम्पशन भी बढ़े, बिजनेस भी बढ़े, वो सब हो रहा है, वो भी हो सकता है। तीसरी चीज, अभी जो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल बहुत हुई है जी। अब इन तीनों चीजों का जवाब मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और इसका जवाब शायद आपको मार्च अप्रैल के आसपास जाकर मिलेगा। ओके। कि क्या कोरोना कंट्रोल में है, क्या वर्क फ्रॉम होम वाली थीम काम कर रही है या नहीं। पहले से हमारी याददाश्त तो बड़ी छोटी होती है ना, बिल्कुल। थोड़े टाइम में हम कोरोना भूल जाएंगे, फिर पहले की तरह ऑफिस से काम करेंगे जी, तो हो सकता है फिर आपको वो कॉस्ट बेनिफिट्स ना मिले। तो ये थोड़ा सा टफ कॉल है। लेकिन एक चीज कह सकता हूं कंपनी की कमाई के बारे में दीप, और वो ये कि खराब नहीं होगा। अच्छा, द वर्स्ट इज ओवर। ओके। दूसरी बात, आपको नंबर तो अच्छे लगेंगे पूरे साल, क्योंकि आप जिस बेस पे नंबर लेके आएंगे ना, 2020 के बेस पे नंबर लाएंगे तो खराब हो ही कैसे सकता है। करेक्ट। अगर आप 2 ही लोग रेस में दौड़ रहे हो तो आप सेकंड ही आओगे ना जी। इससे खराब तो परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। तो 2020 में जो हो गया उससे खराब तो क्या होना है। सही बात है। तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। अब ये कि इसमें एक और जो दूसरा बड़ा ट्रिकी पॉइंट है वो दीप, आप 15,000 की निफ्टी पे रिजल्ट अलग चाहते हो और 12,000 की निफ्टी पे अलग चाहते हो और 7,500 की निफ्टी पर अलग चाहते हो। तो आप मार्केट में किस लेवल पर हैं, उस हिसाब से भी आपको रिजल्ट चाहिए। सही बात है। वैल्यूएशन जस्टिफाई करना है। तो मुझे जो लग रहा है कि हायर वैल्यूएशन पे उतने दमदार नतीजे मेंटेन कर पाना चुनौती होगी, और इसकी क्लैरिटी मार्च तक आएगी। ओके। तो 1-2 क्वार्टर लगेंगे। मैं मार्च वाले नतीजों को सबसे ज्यादा ध्यान से देखूंगा, मैनेजमेंट कमेंट्री को बहुत अच्छे से सुनूंगा, और उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मार्च के बाद क्या। ओके, ये क्लियर है। ये क्लियर है, ठीक है। तो खराब नहीं होंगे, पर देखना पड़ेगा कितने स्ट्रांग रहेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है सर। पीएसयू डाइवेस्टमेंट बड़ी थीम थी इस साल के लिए, कोरोना की वजह से थोड़ा डीरेल हो गया। ये अगले साल भी बातचीत चलती रहेंगी या फाइनली जो बड़े डाइवेस्टमेंट है वो दिखेंगे आते हुए? काम भी होगा, काम होगा, 100% होगा, होगा ही। क्यों ऐसा? कमर कस ली सरकार ने, अब करना ही। हाँ, सारे सरकारी डिपार्टमेंट और सेक्रेटरीज और ये सब लोग जो हैं एकदम प्राइवेट कंपनियों की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल 24/7। हमारे से ज्यादा बिजी हूँ आजकल। तो तैयारी है कि डाइवेस्टमेंट? पूरी तैयारी है, करना ही है, मन बना लिया। क्या होता है देखिए दीप, आप है ना 7,500 की निफ्टी पर डाइवेस्टमेंट ना करें। आप कह सकते हैं कि ऐसे खराब बाजार में कौन बेचेगा उन्हें पर। भाई लाइफ टाइम हाई पे नहीं करोगे तो जवाब क्या दोगे? ये भी बात सही है। पिछले मार्च में नहीं किया, समझ में आता है जी। इस मार्च में नहीं करोगे तो क्या बोलोगे आप? ग्लोबल मार्केट्स इतने मजबूत हैं, रिस्की एसेट्स खरीदने के लिए होड़ मची है, सबके पास पैसा है। आई डोंट थिंक, मिले तो नसीब की बात है, इससे बढ़िया समय मिलेगा आपको बेचने के लिए जी। तो जब बेहतरीन समय है, आपकी तैयारी है, आपका पूरा इरादा भी है, तो इस बार मैं ये कह रहा हूं
काम होगा। लाइन लगी मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बार। जो मुझे फीलर्स, जो मुझे सेंस मिल रहा है दिल्ली से, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अब होंगे डाइवेस्टमेंट, और अब से लेकर मार्च तक बहुत सारे हो जाएंगे काम। अच्छा, मार्च तक की, हाँ, मार्च तक की, और उसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा जी, कि अब कौन कौन लाइन में आओ। तो मुझे लगता है 2021 का साल सरकारी कंपनियों के नाम। चलिए, तो फिर सरकार तैयारी में, फुल एक्शन। चलिए, तो ये अच्छी बात है सर। तो पीएसयूज एक्शन में रहेंगी, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। मिड कैप्स, यहां पर काफी अच्छा एक्शन बना हुआ है, और अब तो एम्फी की तरफ से एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जी। जो मल्टी कैप फंड की रिक्लासिफिकेशन हो रही कि सिर्फ 50% ही लार्ज कैप रहता है, बाकी 25% मिड कैप स्मॉल कैप होना चाहिए। इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है मार्केट पर? मिड कैप शेयरों का साल तो रहेगा। लार्ज कैप और मिड कैप में देखें तो ज्यादा मिड कैप्स में रहेगा। उसका रीजन है, 2 रीजन है। इसलिए नहीं कि ये कहना बड़ा आसान है कि हमेशा आप 10 स्टॉक तो ढूंढ के बता ही देंगे ना कि देखिए लार्ज कैप से ज्यादा चले, और उसको आप बोलते कि मिड कैप बहुत बढ़िया चला है। मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूं, मैं 2 हिसाब से कह रहा हूं। एक, कई सारे नए स्टॉक्स, कई सारी नई थीम्स, और कई सारी जगह हर क्राइसिस में आपको कुछ सबक सीखने को मिलते हैं जी। और कॉर्पोरेट इंडिया ने भी सबक सीखे हैं जी। इस क्राइसिस में जो आपने कॉस्ट बचाने के तरीके सीखे हैं जी। इस क्राइसिस में आपने ऑनलाइन बिजनेस करने के तरीके सीखे हैं। सही बात है। इस क्राइसिस में आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जो सीखा है, उसके फायदे मिलेंगे। उनके फायदे ज्यादा मिड कैप कंपनियों को मिलेंगे। ओके। दिग्गज कंपनियां तो पहले से ही कर रही है, तैयार भी हैं। वो पहले से कर रही है, उनके यहाँ तो सारे सिस्टम्स टेक्नोलॉजी है ही। जो छोटे मोटे जो प्लेयर्स हैं, तो एक वो बड़ा फायदा है। दूसरा, उन प्रमोटर्स का माइंडसेट चेंज हो रहा है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो ये कि अब वो प्रमोटर्स ये सोच रहे हैं कि बदले हुए माहौल में हमें कैसे तैयार, मार पड़ती तो आदमी मजबूत होता है। सही बात है। तो ये मजबूत होकर आ रहे हैं। और चौथी और सबसे बड़ी चीज एक और जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि अब इस वक्त जो लोग एक्सपांशन करेंगे और जो अपनी बैलेंस शीट को ठीक ठाक से मैनेज कर सकते हैं, डेट लेकर, कर्जा लेकर थोड़ी सी एक्सपांशन कर, क्योंकि पिछले साल सबसे बड़ी तकलीफ 2019-20 में यही रही जी कि जिन्होंने कर्ज किया उसको धो दो। सही बात है। उनकी धुलाई हुई भी है। तो अब अगर आप कर्ज नहीं लेंगे, कर्ज लेकर नया बिजनेस नहीं करेंगे, इक्विटी कर्ज का मिक्स नहीं करेंगे, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? और ग्रो नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर को देंगे क्या? इसलिए मुझे लगता है कई सारी अच्छी मिड कैप कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, प्रोमोटर्स ठीक है, और जो कर्ज लेकर एक्सपांशन करना चाहती है, उन्हें फायदा होगा। इस साल रहेगा। प्लस रिक्लासिफिकेशन की वजह से जो थोड़ा बहुत फर्क आना है वो तो आएगा ही। नेचुरली थोड़ी बहुत खरीदारी तो बढ़नी है, जो शायद मेरे ख्याल से 5 फरवरी के आसपास तक की डेडलाइन रहनी चाहिए उसकी। तो कुछ और स्टॉक्स हैं वहां पर खरीदारी आएगी। तो मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए अच्छा साल रहेगा। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं, जो ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये भी एक्शन भरपूर रहेगा। तो फिर सवाल इसमें बड़ा यही बनता है सर, इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस साल मार्केट में आए हैं, तो क्या बेस्ट रिटर्न इक्विटीज से ही मिलेंगे? 100%। क्योंकि अगर आप कभी 2020 की शुरुआत में टानला सॉल्यूशन या रुचि सोया अदानी ग्रीन ढूंढ पाए, तब तो आपके लिए हर साल इक्विटी का ही बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अब वो 4 स्टॉक से तो दुनिया नहीं होती ना। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इक्विटी में पैसा बनाना अभी भी आसान है। क्योंकि जो इक्विटी में पैसा बनने के लिए 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 चीजें रादर। पहला, आपका सेंटीमेंट अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो ये आप खरीदेंगे जी। अगर आपको ये मालूम है कि कल ये मार्केट नीचे खुलेगा तो आज खरीदेंगे क्यों? तो पहली चीज तो है कि वो सेंटीमेंट अच्छा है। दूसरी चीज चाहिए फिर पैसा जी। पैसा है, लिक्विडिटी है, और वो रहने वाली, जल्दी से जाएगी नहीं जी। तीसरी चीज चाहिए नीची ब्याज दरें कम होनी चाहिए। तो आपको फिक्स इनकम में पैसा लगाने का कोई इंसेंटिव नहीं है। 5% 6% की एफडी कराएं तो 1/3 आप सरकार को दे दें टैक्स में, तो फिर आप क्यों नहीं 4-5% को आउट परफॉर्म करने के लिए इक्विटी जैसी इसमें रिस्क लेंगे? और चौथा कारण है फंडामेंटल रीजन, जो अभी आपको दिखा है कि कंपनियों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, दिख रही, रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं। ये अगर मार्च के बाद जैसा मैंने कहा वो रह जाए, तो ये 4 कारण ऐसे हैं जो इक्विटी अब भी आपके लिए बेहतरीन एसेट क्लास रहेगी। बनाना आना चाहिए, पैसा तो बनेगा। नहीं, वो तो फिर आप रोज सुबह ही बताते ही हैं सर, निवेश के मौके दोनों तरफ के जी। पर इक्विटीज बनेगा। तो बाकियों का क्या होगा? गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड इनकम की बात करिए, क्या यहाँ से भी निवेश के मौके लगेंगे या फिर इक्विटीज में ही रहें? प्रॉपर्टी बनेगा या नहीं, लेकिन घटेगा नहीं। अच्छा, फ्लोर आ गया। हाँ, मतलब अब नीचे जाने की जगह नहीं है। ओके। रियल एस्टेट 6-7 सालों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और मैं तो एक बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको रहने के लिए घर खरीदना है तो इससे बढ़िया सवाल नहीं है। जब दाम नीचे हैं, रेडी पोजीशन आपको अंडर कंस्ट्रक्शन से भी कम के दामों में मिल रहा है, जहां आपको सेफ्टी होगी। और तीसरा, होम लोन की जो ब्याज दरें इतनी नीची मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी जी।
मतलब आज 6, 6.25, 6.5% में ब्याज होम लोन मिल जा रहा है। AAA रेटेड कॉर्पोरेट्स को पैसा नहीं मिलता, आपको मिल रहा है। अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? सही बात है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, और स्पेशली वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल से मेरा मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल छोटे 5-10 लाख 15 लाख वाले मकान की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग आराम से कंजम्पशन के लिए खरीद सकते हैं। प्रीमियम प्रॉपर्टी, वहां अभी भी प्रेशर रहेगा। ओके, हाँ, वहां भाव नहीं बढ़ने वाले और वहां अभी भी प्रेशर रहेगा। लेकिन जो छोटी साइज के, मिड साइज के प्लॉट्स, मकान, फ्लैट्स ये है, वहां पे दाम बढ़ेगा। पहला। कमर्शियल नेगेटिव रहेगा। कमर्शियल में कुछ नहीं होने वाला। अभी भी मुश्किल है। अभी तो जिन लोगों की कोरोना काल में प्रॉपर्टी लीज पे से निकली है वो वापस लग जाए तो बड़ी बात है। तो कमर्शियल नो जी, प्रीमियम प्रॉपर्टी नो, अफोर्डेबल रीजनेबल वैल्यूएशन वाली लॉक इन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वहां रिटर्न मिलेंगे। और उस हिसाब से स्टॉक्स में अगर आप जाएं तो स्टॉक्स में थोड़ा रिटर्न बनेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इस साल बहुत बन चुका है। अब सस्ते नहीं रहे प्रॉपर्टी शेयर, थोड़ा बढ़ेगा, मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। दूसरा आपका गोल्ड थोड़ा बनेगा, लेकिन एंट्री पॉइंट सही चाहिए। ओके, अगर आपने 46-47 हजार में एंट्री की गोल्ड में, मिला मौका, तो आपका पैसा बन जाएगा। ओके, 50-52 हजार में एंट्री करके फिर बहुत पैसा नहीं बनेगा। तो क्योंकि अपसाइड में जो देख रहा हूँ 55,000-57 हजार के आसपास देख रहा हूँ, नीचे 45-47 हजार देख रहा हूँ, तो इस रेंज में गोल्ड में आपको ट्रेड करना है तो थोड़ा पैसा बन जाएगा, थोड़ा आपको रखना भी चाहिए अभी। ठीक है। तीसरा रहा फिक्स इनकम। फिक्स इनकम में मुश्किल है पैसा बनाना, क्योंकि ब्याज दरें यहां से घटने के चांस मुझे कम लग रहे हैं। अगर आपको फिक्स इनकम में पैसा रखना है तो शॉर्ट टर्म फंड ज्यादा ठीक है, जहां पर आपके लिए इंटरेस्ट रेट की रिस्क कम हो जाती है। लिक्विड में कुछ बनता नहीं, 3.5%, 3.25% खत्म है। अगर 5 साल प्लस का व्यू है तो गिल्ड्स फिर भी डाल लें आप। ओके, लेकिन अब इन लेवल पे फिक्स इनकम मेरे इस कैटेगरी में सबसे नीचे, नहीं, मजा नहीं। ठीक है। तो इक्विटीज बेस्ट एसेट क्लासेस रहेंगी, प्रॉपर्टीज गिरनी नहीं चाहिए, गोल्ड अगर सही लेवल पर आपने निवेश किया तो मौका है। सर, इतनी सारी चीजें बात कर ली। ट्रम्प साहब और उनके ट्विटर को गुड बाय कह रहे हैं, पर बाइडेन साहब आ रहे हैं। कैसा नेतृत्व रहेगा बाइडेन साहब के अंडर, और क्या मार्केट्स बढ़ेंगी या गिरेंगी? जो वो बोले हैं वो ना करें तो बढ़ेंगी, नहीं करें ना करें तो बढ़ेंगी। देखिए अब, लेकिन एक चीज क्लियर है दीप, बाइडेन साहब की जीतने का सबको डर था जी। उन्होंने बोला भी कि मैं चीन के साथ मेरे रिश्ते मधुर करूंगा। उन्होंने ये भी बोला कि मैं टैक्स बढ़ा दूंगा जी। अब देखिए, नेता कहते कुछ है, करते कुछ है जब कुर्सी पे बैठते, तो अगर वही काम वो भी करे कि मैं कुर्सी पे इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी बोल दूं, बाद में नहीं करूंगा, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे इसमें दो चीजें दिखती है, दो ही मुद्दे हैं। एक ट्रेड वॉर वाला मुद्दा है, अगर वो चाइना से नहीं लड़े तो उसमें दिक्कत क्या है जी? अमेरिका के लिए क्या दिक्कत है, मार्केट के लिए क्या दिक्कत है? मार्केट तो खुशी होएगा, मार्केट खुश है। पिछले साल सबसे बड़ी टेंशन ही यही चल रही थी, ट्रेड वॉर, वो तो कोरोना आउट ऑफ सिलेबस हो गया जी, है ना? तो लेकिन तो इसलिए अगर वो चाइना से न लड़े तो ये तो अच्छा ही है। टैक्स बढ़ाएंगे क्या? टैक्स कब बढ़ाएंगे, किस पर बढ़ाएंगे? जब जिस पर आप बढ़ा रहे उसकी ताकत भी तो होनी चाहिए जी। तो अगर अमेरिकन कंपनी की ताकत बन जाती है कि हाँ हम टैक्स भर सकते हैं, बढ़ा दो आप, और उन्हें लगता है इकोनॉमी मजबूत है, तो फिर बढ़ा दें एक झटका, अगर मार्केट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ताकत नहीं है तो वो भी नहीं बढ़ाएंगे। स्टिमुलस पैकेज तो वो भी आते ही दे ही रहे ना जी। ऐसा तो नहीं कि नहीं दे रहे, समझदार तो वो भी है, देश तो उन्हें भी चलाना है। तो मुझे नहीं लगता कि बाइडेन साहब से बहुत फर्क पड़ना है। ओके, झटका लगना होता तो लग चुका होता। अब जब वो डिसीजन ले अगर कोई ऐसा, उस वक्त जो झटका लगना तो लग जाएगा, बट बाइडेन साहब से हम काम चला लेंगे, कोई इशू नहीं। रोज सुबह ट्रम्प साहब का ट्विटर नहीं, ये सबसे बड़ा आराम है भाई। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पर जो ट्वीट आते हैं हमारा एनालिसिस फेल कर देते हैं भाई। बिल्कुल, डेटा कुछ पढ़ के आओ, ट्वीट कुछ और निकल जाता है, तो पता चला कि मतलब उनके चक्कर में हमारा एनालिसिस गलत हो रहा है। तो कम से कम बोरिस कम हो जाएगी 2021 में, हमारे लिए इतना ही काफी है। चलिए, तो उसी से खुश हो जाएंगे सर जी। पर इवेंटफुल ईयर होने वाला है, ये गारंटीड है। बिल्कुल बिल्कुल, आप और हम हमेशा साथ रहेंगे पूरे साल हमारे दर्शकों के। तो जहां जहां जैसा जैसा होगा मुलाकात करते रहेंगे। बिल्कुल, तो रोज के सेटअप तो हम आपको बताते हैं अनिल जी के साथ, पर एक ये स्पेशल हमारी पेशकश थी